अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के सेट नंबर 6 करने वाले हैं। वॉल्यूम 2 के सेट नंबर 2 वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 6 करने वाले हैं। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यदि इसमें अगर आप लोग 50 में से 40 नंबर ले आते हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज के सेट का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पिरकनाशी ओजोन का ह्रास करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पिरकनाशी है जो ओजोन का ह्रास करता है? इस प्रश्न का सही, अगर आप लोगों ने डीडीटी चुना है तो बिल्कुल गलत जवाब है। इसका सही उत्तर होगा सी, मिथाइल ब्रोमाइड। अब डीडीटी की बात की जाए तो डीडीटी जो होता है एक कीटनाशक पदार्थ होता है। एक कीटनाशक पदार्थ होता है जिसका समान सूत्र की बात की जाए तो C14H9 और Cl5 होता है। ये एक, अब डीटीटी की बात की जाए तो इसका निर्माण जो होता है पूल मूलर ने किया था। इसके निर्माण की बात की जाए डीटीटी के तो पूल मूलर ने किया था। और डीटीटी एक कीटनाशक होता है। डीटीटी क्या है? एक कीटनाशक होता है, ना कि पिरकनाशी। वहीं अगर मिथाइल ब्रोमाइड की बात की जाए तो मिथाइल ब्रोमाइड जो है एक पिरकनाशी होता है जो कि ओजोन का ह्रास करता है। इसकी समान सूत्र की बात की जाए CH3, मिथाइल ब्रोमाइड की समान सूत्र की बात की जाए तो CH3Br होता है। मिथाइल ब्रोमाइड की IUPAC नेम की बात की जाए तो ब्रोमोमीथेन होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, गैसोहोल क्या है? गैसोहोल किसका मिश्रण है? आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए हुए हैं। आपको बताना है कि गैसोहोल है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, एथिल अल्कोहल और पेट्रोल का मिश्रण गैसोहोल कहलाता है। अगर गैसोहोल ईंधन की बात करें तो 10% इसमें 10% हाइड्रस एथनॉल होता है जिसे एथिल अल्कोहल, तथा 90% गैसोहोल होता है। 90% जो होता है गैसोलीन पेट्रोल की मिश्रण होता है। ये इसकी प्रतिशत 90 है और एथिल अल्कोहल की प्रतिशत 10% होता है। पेट्रोल की गुणवत्ता को अगर बात की जाए, पेट्रोल की गुणवत्ता को, तो आइसो ऑक्टेन की संख्या पर निर्भर करता है। कच्चे पेट्रोल को प्रभाजी आसवन से एस्फोल्ट, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम, ईंधन तेल, डीजल तेल, मिट्टी के तेल एवं पेट्रोल से प्राप्त किया जाता है। प्राकृतिक गैस में बात की जाए तो मीथेन और ईथेन का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, निसल कण किस अंग में पाए जाते हैं? निसल कण जो है किस अंग में पाए जाते हैं? इस प्रश्न की बात की जाए तो इसका सही उत्तर होगा डी, तंत्रिका कोशिका में जो होता है निसल कण पाए जाते हैं। अब तंत्रिका कोशिका अर्थात न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका होता है। अगर इसकी बात की जाए तो कोशिका का कार्य जो है मस्तिष्क को सूचनाओं को प्रदान करना, सूचनाओं को क्या करता है? आदान प्रदान करने का कार्य करता है। विद्युत रासायनिक संकेत के द्वारा होता है। इसका कार्य जो है एक विद्युत रासायनिक संकेत के द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र संवेदी अंग है। तंत्रिका मस्तिष्क, मेरुरज्जु एवं तंत्रिका कोशिका का बना होता है। ये समस्त मानसिक कार्यों का नियंत्रण भी करता है। अगला प्रश्न है, आर्द्रताग्राही जरें किसमें पाई जाती है? आर्द्रताग्राही जरें जो है किसमें पाई जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा
ए वेंडा में। अब वेंडा क्या है? वेंडा जो है आर्द्रताग्राही एक जड़ होती है। जड़ की उत्पत्ति की बात की जाए तो मूलांकर से होती है, जो कि पौधे को अवरोही भाग है जो मिट्टी के नीचे की ओर वृद्धि करता है। मिट्टी के नीचे की ओर वृद्धि करता है जड़, उसी को वेंडा कहते हैं, जो कि जड़ में पाई जाती है। तेज क्या है? अगला प्रश्न है, तेज क्या है? तो तेज एक ऑनलाइन पेमेंट है, डिजिटल पेमेंट ऐप हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। तेज नाम का एक ऑनलाइन पेमेंट ऐप के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की टैंक प्रतिरोधी मिसाइल क्या है? भारत की टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए नाग। अगर नाग की बात की जाए तो भारत का एक टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है जिसे डीआरडीओ के द्वारा तैयार किया गया था, जिसे डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया डायनामिक्स लिमिटेड। और इसके निर्माण में अगर बात की जाए तो डायनामिक्स लिमिटेड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अर्थात मेडक तेलंगाना द्वारा किया गया था। इसके भूमि मारक रेंज की बात की जाए तो 500 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर तक है। इसे कहा जाता है दागो और भूल जाओ। इसका मूल मंत्र जो होता है, नाग का मूल मंत्र होता है दागो और भूल जाओ, क्योंकि इसके एक बार दागने के बाद इसे निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, पशु एवं बगला के बीच सहजीवी संबंध एक उदाहरण है। तो बात करते हैं इस प्रश्न की, तो सही उत्तर हो जाएगा सहभोजिता का। अब सहभोजिता है क्या? पशु एवं बगला के बीच के सहजीवी संबंध को सहभोजिता कहते हैं। सहभोजिता या सहजीवी का संबंध की बात करें जिसमें एक प्रजाति को लाभ तो दूसरे को कोई फायदा या नुकसान नहीं होता है, उसे ही सहभोजी या सहजीवी कहा जाता है। जब दो पौधा अथवा जीवधारी अथवा जीवधारी साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, उन्हें सहजीवी कहते हैं। इस प्रकार के जीवन को सहजीवन कहते हैं। जीवों का यह गुण सहजीविता कहलाता है। शैवाल एवं कवक की बात की जाए तो दूसरे पर सहजीवी होकर लाइकेन बनाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शीत मरुस्थल जैव मंडल रिजर्व में अवस्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शीत मरुस्थल जैव मंडल रिजर्व में अवस्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान। अब पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। ये जो है हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान। इसका निर्माण की बात किया जाए तो 1987 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में यह विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। दाची ग्राम आप लोगों को पता ही है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह मुख्य रूप से काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीयू में होता है। सीपीयू में क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी नियंत्रण यूनिट होता है। सेंट्रल जो होता है नियंत्रण यूनिट होता है, जिसे मस्तिष्क भी कहा जाता है, जिसमें अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट एवं प्राथमिक स्टोरेज होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? यहां पर पूछा है कौन सा एक आउटपुट डिवाइस जो है नहीं है। तो इस प्रश्न की बात की जाए, प्लोटर, स्पीकर, प्रिंटर, ये सभी जो है आउटपुट डिवाइस है, जबकि इसमें से एक स्कैनर जो है
वो इनपुट डिवाइस है। तो इसमें से पूछा गया था कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूकंप एक ही समय आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? भूकंप में एक ही समय तापमान एक ही समय वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, आइसोसीमल। आइसोसीमल। अब है क्या, समझते हैं इसको। भूकंप के एक ही समय में आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोसीमल कहते हैं या सह भूकंप रेखा कहते हैं। याद रखिएगा इसको, दूसरा नाम जो है सह भूकंप रेखा कहते हैं। सह भूकंप रेखा भी कहते हैं, सह भूकंप रेखा कहते हैं। अब कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट की बात की जाए तो हम लोग जानते हैं कुछ रिलेटेड फैक्ट। अब कंटूर किसे कहते हैं, लिख लीजिए आप लोग कंटूर, क्योंकि आगे वाले सेक्ट में हो सकता है इसका वर्णन आपको मिल जाए। कंटूर क्या है तो याद रखिएगा, आप लोग लिखते जाइए, बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थान को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को कंटूर कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, बराबर अंतराल पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को कंटूर कहा जाता है। अब आइसोहेल की बात करें, दूसरा होता है आइसोहेल। आइसोहेल। अब आइसोहेल क्या है, लिखते चलिए आप लोग, वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है उसे आइसोहेल कहते हैं। यह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हैं आइसोहेल कहलाता है। आगे होता है आइसोहाइट। आइसोहाइट उसे कहा जाता है। अब आइसोहाइट वह रेखा होती है जो समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली होती है, उसे आइसोहाइट कहते हैं। समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को ही आइसोहाइट रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटी में कौन सी मिट्टी मिलती है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, जलोढ़ मिट्टी मिलती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान जो कि भोपाल में है, भारतीय मृदा संस्थान जो है भोपाल में है। भारत की सभी मिट्टियों सर्वाधिक उपजाऊ की बात की जाए तो वो जलोढ़ मिट्टी होता है। कौन सी मिट्टी होता है सर्वाधिक उपजाऊ? जलोढ़ मिट्टी होता है। तथा जलोढ़ मिट्टी को खादर सर्वाधिक उपजाऊ होता है और कम उपजाऊ थोड़ा इससे बांगर होता है। भारत में लेटराइट मिट्टी का विस्तार पश्चिम घाट पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्राकृतिक रबर का एक प्रमुख उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादक है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, केरल राज्य। केरल राज्य में जो होता है रबर पाया जाता है। प्रमुख उत्पादक राज्य की बात की जाए तो भारत में केरल में है, जो कि यहाँ पर रबर उत्पादक होता है। और रबर वृक्ष की बात की जाए तो भूमध्य रेखा सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके दूध से जिसे लैक्टस कहते हैं, इसके दूध से जिसे लैक्टस कहते हैं, उसी से रबर तैयार किया जाता है। इसी से रबर तैयार किया जाता है। दुनिया में प्राकृतिक रबर का अगर सबसे बड़ा उत्पादक देश की बात की जाए तो याद रखिएगा आप लोग, थाईलैंड है। दुनिया में अगर सबसे बड़ा प्राकृतिक रबर उत्पादक देश की बात की जाए तो थाईलैंड है। रबर में उत्पादक में भारत का स्थान की अगर बात की जाए तो वो चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। प्राकृतिक रबर एकलक आइसोप्रीन है। ठीक है, रबर की मजबूती प्रदान करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो याद रखिएगा आप लोग, इसमें सल्फर मिलाया जाता है। रबर के मजबूती प्रदान करने के लिए इसमें सल्फर मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, जब क्षारीय प्रकृति एक रसायन को हल्दी का लेप में मिलाया जाता है तो इसका रंग हो जाता है।
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, लाल रंग हो जाता है। क्षार हल्दी के पीले रंग को बदलकर भूरा या लाल रंग में बदल देता है। अगला प्रश्न है, एन प्रकार के सेमीकंडक्टर में न्यूटन आवेश वाहक सांद्रण मुख्य रूप से निर्भर करता है। अगला प्रश्न है कि एन प्रकार के सेमीकंडक्टर में न्यून आवेश वाहक सांद्रण मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, पदार्थ के ताप पर निर्भर करता है कि सेमीकंडक्टर का आवेश वाहक सांद्रण क्या होगा। अब एन टाइप की बात की जाए तो एन टाइप में होता है जो यह ऋणात्मक होता है। ये जो होता है एन प्रकार जो होता है, एन टाइप जो होता है यह ऋणात्मक होता है और यह अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो ज़्यादा होता है नंबर ऑफ होल्स के मुकाबले। नंबर ऑफ होल्स के मुकाबले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है अधिक होता है नंबर ऑफ होल्स के मुकाबले। अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात की जाए तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल की संख्या अधिक होगा। पी टाइप में सेमीकंडक्टर में होल्स की संख्या अधिक होगा, जबकि एन टाइप में होल्स की संख्या इलेक्ट्रॉन से कम होगा। ये दोनों फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिदीप्त नलिकाओं के साथ चोक आसंजित होता है। चोक कुंडली है, प्रतिदीप्त नलिकाओं के साथ चोक आसंजित होता है तो चोक कुंडली, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा परिपथ में विद्युत धारा कम करती है। परिपथ में जो है विद्युत धारा को कम करती है। चोक कुंडली परिपथ के विद्युत धारा को कम करती है। यह उपकरण प्रेरकत्व के उच्च तथा प्रतिरोध अल्प करता है। अब एसी परिपथ की धारा नियंत्रण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एसी परिपथ के धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रतिदीप्त का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अगर इस्तेमाल की बात की जाए तो परिपथ में धारा को रोकने के या कम करने के लिए किया जाता है। इसके कारण इसे चौक कुंडली कहते हैं। आदर्श चौक कुंडली के लिए प्रतिरोध जो होता है R = 0 होता है और औसत शक्ति अवयव की बात की जाए तो P = O होता है। अगला प्रश्न है, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। तो नीला थोथा का रासायनिक नाम जो होता है कॉपर सल्फेट होता है। अगर इसकी रासायनिक फार्मूले की बात की जाए तो CuSO4 × 5H2O होता है। 5H2O होता है। नीला थोथा को कॉपर सल्फेट के रूप में भी जाना जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र KNO3 होता है। आर्गन आधुनिक आवर्त सारणी का वर्ग 18 में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, एसी परिपथ में एसी मोटर मापते हैं। एसी परिपथों की बात की जाए तो एसी मोटर को मापते हैं किस में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आरएम्स में। आरएम्स मान को मापता है। एसी परिपथ में एसी मोटर को आरएम्स में मान में मापते हैं। अब प्रत्यावर्ती धारा जो होता है एसी जो होता है वह मान जो दिष्ट धारा अर्थात डीसी के उस मान के बराबर हो तो किसी चालक में किए गए समय में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न होती है जितना उस चालक में उतने ही समय में प्रत्यावर्ता धारा प्राकृतिक करने पर उत्पन्न होती है। एसी मोटर की आविष्कार की बात की जाए, एसी मोटर की अगर आविष्कार की बात की जाए तो निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया था। वैसी विद्युत धारा जो अपनी दिशा लगातार बदलती रहती है उसे एसी कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। वैसी विद्युत धारा जो अपनी दिशा लगातार बदल रही हो उसे क्या कहते हैं,
प्रत्यावर्ती धारा AC कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो ये अपनी धारा लगातार बदल रही हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, AC कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नहर जो है प्रशांत सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ती है? कौन सी सागर है जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, पनामा कैनाल, यानी पनामा नहर। पनामा नहर जो होता है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। पनामा नहर की अगर निर्माण की बात की जाए तो याद रखिएगा 14 अगस्त 1914 को हुआ था। 1914 को पूरा हुआ था। पनामा नहर सन 2000 में पनामा शहर का अधिकार हो गया। अब कुछ सू नहर की बात की जाए तो सू नहर जो होता है सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ता है। स्वेज नहर की बात की जाए तो स्वेज नहर जो होता है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। कील नहर की बात की जाए तो कील नहर जो है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, कील किस में होता है, बाल्टी में, तो याद रखिएगा उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने का काम जो है कील नहर करता है। अल्बर्ट नहर की बात की जाए तो अल्बर्ट नहर जो है एंटवर्प लीग और वेनेल लक्स को जोड़ने का काम करता है। ये आप लोग समझ गए। अगला प्रश्न है, अहमदनगर को किसी रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था? अहमदनगर के किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चांद बीबी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चांद बीबी के द्वारा लड़ा गया था। चांद बीबी अहमदनगर का रहने वाली थी। अहमदनगर का रहने वाली थी, जबकि इनकी शादी बीजपुर के शासक आदिल शाह से हुई थी। अकबर 1599 ईस्वी में अहमदनगर के किले को जीता था। अकबर ने सर्वप्रथम 1561 ईस्वी में मालवा पर विजय पाया था। मालवा के शासक की बात की जाए तो बहादुर शाह था, बाज बहादुर था। इसकी रानी का नाम रूपमती था। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को ही स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। लॉर्ड रिपन भारत के कंपनी ब्रिटिश सरकार के अधीन नियुक्त गवर्नर जनरल और वायसराय में सबसे उदार प्रशासन था। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, जुंको तेबई। जुंको तेबई जो है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला थी, जो कि यह जापान की कहाँ की थी? जापान की पर्वतरोही थी। जापान की पर्वतरोही थी। अगला प्रश्न है, बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण है? बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? मृदा अपरदन, नदी तल का गाद और वनोन्मूलन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी कारण हैं जिसके कारण जो बाढ़ आते हैं। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? संसार का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, मानसीराम। आप लोगों को पता है कि मानसीराम जो है कि मेघालय राज्य में अवस्थित है, जहाँ की विश्व में सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है। गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं अधिक वर्षा लाती है, जिस कारण यहाँ का मानसीराम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। मानसीराम में अगर बात की जाए
तो 1141 सेंटीमीटर वर्षा विश्व में रिकॉर्ड मापा गया है। बरखोयास्क विश्व की सबसे सूखा ठंडा स्थल है। याद रखिएगा, बरखोयास्क विश्व का सबसे सूखा ठंडा स्थल है। सिंगापुर 100% शहरी क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, ये बरखोयास्क जो है विश्व का सबसे ठंडा शुष्क स्थल है, सूखा ठंडा स्थल है। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए 1962 ईस्वी में। भारत में अगर आपातकाल की बात की जाए तो अनुच्छेद 352 के आधार पर लगाया जाता है। इसमें अभी तक 3 बार लगाया गया है। पहला आपातकाल जो था 1962 ईस्वी में भारत और चीन के युद्ध के समय लगाया गया था। दूसरा आपातकाल की बात की जाए तो 1971 ईस्वी में भारत पाक के युद्ध के समय लगाया गया था। और तीसरा आपातकाल जो है 1975 में आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल लगाया गया था। अभी तक भारत में 3 बार आपातकाल लगाए गए थे और ये भारत अनुच्छेद 352 के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्तमान कानून में संशोधन का अधिकार है? निम्नलिखित में से किसे वर्तमान कानून में संशोधन का अधिकार है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, संसद को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन में इसे लाया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 ईस्वी में इसे लाया गया था। 71वां अगर संशोधन की बात की जाए तो 1992 ईस्वी में नेपाली, मणिपुर और कोंकणी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और 73वां आप लोगों को पता है 1992। 73वां जो है 73वां जो संविधान संशोधन है 73वां 1992-93 में संविधान का पंचायती राज के लिए 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? परमाणु विस्फोट को रोककर, विद्युत वाहन विनिर्माण करके, गंदे पानी का उपचार करके। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपयुक्त में से सभी उपाय करके। विश्व पर्यावरण 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान का 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद को हटा दिया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, अनुच्छेद 31 को। अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया था। लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभा का वास्तविक कार्यकाल को पुनः स्थापित कर दिया गया, अर्थात 5 वर्ष कर दिया गया। अनुच्छेद 20-21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। मूल संविधान का शामिल संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 को 44वें संविधान संशोधन 1978 में इस सूची से बाहर करके अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी विधिक अधिकार बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, बीना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को भारत का महानिवासी नियुक्त कर सकते हैं जिसमें डैश नियुक्त होने की योग्यता हो। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता हो। महानुवादी की बात की जाए तो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। यह अनुच्छेद 76
1 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए आहरित होता है। अनुच्छेद 165 की बात की जाए तो तहत प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट नियुक्त करता है। अगला प्रश्न है, कश्मीरी कवि किसके द्वारा लिखे गए विक्रमांकदेव चरित्र में चालुक्य राजा विक्रमादित्य का वर्णन किया गया है? इसका सही उत्तर होगा डी, विल्हन। कश्मीर के कवि विल्हन द्वारा लिखे गया विक्रमांकदेव चरित्र में चालुक्य राजा विक्रमादित्य का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न, वित्त विधेयक केवल डैश में प्रस्तुत किया जा सकता है? वित्त विधेयक जो है केवल डैश में प्रयुक्त किया जा सकता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, केवल लोकसभा में। अगर वित्त विधेयक की बात की जाए तो अनुच्छेद 109 जो होता है वो धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लंघन है। 110 जो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा की गई है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा की गई है। अनुच्छेद 111 की बात की जाए तो संसद के दोनों सदन को पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए उल्लेखित किया गया है। और 112 अनुच्छेद जो है केंद्रीय बजट वार्षिक वित्तीय से है। और अनुच्छेद 117 के अंतर्गत विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में किसके शासनकाल के दौरान गोलकुंडा के किले का निर्माण किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा काकतीय। काकतीय राजवंश के शासन के दौरान गोलकुंडा के किले का निर्माण कराया गया था। अब बात की जाए बड़ार, फतेहपुर, इमाद शाही वंश, बीजापुर का यूसुफ आदिल शाह संस्थापक थे आदिल शाही वंश के। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंध रखता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भाग 3। अगर बात की जाए तो भाग 3 संविधान के अनुच्छेद 32 जो है संविधान के भाग 3 से संबंधित रखता है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। भारत में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में इसका वर्णन किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। अगर संघ और राज्य क्षेत्र की बात की जाए तो अनुच्छेद 1 से 4, नागरिकता 5 से 11 और मूल अधिकार का भाग 3 12 से 35 और राजनीतिक निदेशक तत्व तो भाग 4 36 से 51 अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे प्रचुर और सबसे हल्की गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे प्रचुर और सबसे हल्की गैस जो है वो गंगा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो यह है कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी की अगर सहायक नदी की बात की जाए तो कोयना नदी, भीमा नदी, कुंडला नदी, मालप्रभा, घाटप्रभा, वारणा नदी, बिंदी नदी, मूसी नदी और दूधगंगा नदी प्रमुख है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? दक्षिण भारत की पूछा गया है तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो होता है बी, अनाईमुरी होता है। अनाईमुरी है। अनाईमुरी शिखर केरल में इडुक्की जिले के प्रसिद्ध इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में स्थित दक्षिण भारत की ही नहीं बल्कि पश्चिम घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है। अमरकंटक पर्वत श्रेणी सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। अरावली का सर्वोच्च शिखर की बात की जाए तो गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है,
किस भारतीय क्रिकेटर ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 में अर्जुन पुरस्कार जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, शिखर धवन। निम्नलिखित में से किसे 91 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, रजनीकांत को। 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है रजनीकांत को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय संगीतकार को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, शोभा शेखर को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सबसे स्वच्छ गंगा शहर का दर्जा किसे मिला है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, वाराणसी को। इसरो द्वारा चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किए जाने के समय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डॉक्टर के सिवन। पुस्तक ए सॉन्ग ए इंडिया के लेखक कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रस्किन बॉन्ड। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, क्षुद्र ग्रह किस किस ग्रह के बीच होता है? तो याद रखिएगा मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में होता है क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में होता है क्षुद्र ग्रह। अगला प्रश्न है, यूनेस्को के UCCN सूची में भारत के किस शहर को पाक कला श्रेणी में शामिल किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, हैदराबाद। आज के सेट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 से अधिक मैच खेलने वाले दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, रॉस टेलर। आज के सेट का आखिरी प्रश्न है, शीतकालीन ओलंपिक गेम्स 2022 का शुभांकर क्या है? शीतकालीन ओलंपिक गेम्स 2022 का शुभांकर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, बिंग डवेन और शीतकालीन ओलंपिक गेम्स 2022 का शुभांकर है। इस तरह से आज का सेट समाप्त हो गया। इसका PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहां से जाकर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।